हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेक्स्ट क्लासेज। आज मैं आपको अप्लाइड मैकेनिक्स के चैप्टर वन हमने क्या करा है कि चैप्टर 4, 5, 6, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कंप्लीट कर दिया, फ्रिक्शन कंप्लीट कर दिया और मशीन कंप्लीट कर दिया। यानी कि इसी चैप्टर में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और एक थर्ड चैप्टर होता है जिसमें बीम वगैरह है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। लामी थ्योरम भी मैं पढ़ाऊँगा, हर एक चीज़ पढ़ाऊँगा। तो 4, 5, 6 3 चैप्टर कंप्लीट कर दिया और ये मेरा चौथा चैप्टर है, ठीक है ना। तो मैं सोचा कि फर्स्ट चैप्टर से मैं अब पढ़ाना शुरू करूँ क्योंकि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ही बचा हुआ है, ठीक है। तो आज मैं शुरू करूँगा इंट्रोडक्शन, अप्लाइड मैकेनिक्स के इंट्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 1। समझ में आ गया होगा। तो चैप्टर नंबर 1 में अप्लाइड मैकेनिक्स के इंट्रोडक्शन में हम समझेंगे कि मैकेनिक्स होता क्या है, व्हाट इज मैकेनिक्स। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत बलों का व्यवहार तथा वस्तु पर उनके प्रभाव के विषय में अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है, यांत्रिकी, यानी कि मैकेनिक्स कहलाता है। एक बार फिर से सुनो, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत बलों का व्यवहार तथा वस्तु पर उनके प्रभाव के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, यांत्रिकी कहते हैं। और यांत्रिकी मौलिक रूप में यांत्रिकी जो होता है बल विज्ञान ही होता है। समझ में आ गया होगा। तो हम क्या करेंगे कि यांत्रिकी की बहुत सारी शाखाएं होती हैं, तो यांत्रिकी की शाखाएं मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। चलिए, ये देख रहे होंगे आप बोर्ड पे कि यांत्रिकी की शाखाएं कितने प्रकार की होती है। फर्स्ट में है यांत्रिकी, मैकेनिक्स को 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फर्स्ट है स्थिति विज्ञान और सेकंड है गति विज्ञान, यानी कि स्टैटिक्स। स्थिति विज्ञान यानी स्टैटिक्स और गति विज्ञान यानी कि डायनेमिक्स। अब यहाँ पर हो रहा है कि डायनेमिक्स को भी 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। डायनेमिक्स को 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फर्स्ट है शुद्ध गति विज्ञान है और बल गति विज्ञान। समझ में आ गया होगा। तो अब आपके दिमाग में ये विचार उठ रहा होगा कि स्थिति विज्ञान किसे कहते होंगे, गति विज्ञान किसे कहते हैं, इसके बाद इस शुद्ध गति विज्ञान किसे कहते हैं और बल गति विज्ञान किसे कहते हैं। तो धैर्य रखिए, चलिए मैं इसके बारे में फिर बता ही देता हूँ। चलिए, तो स्थिति विज्ञान आप बोर्ड पर देख रहे होंगे कि स्थिति विज्ञान उसे कहते हैं, इसके अंतर्गत जो होता है विरामावस्था में वस्तुओं पर बलों के प्रभाव के बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। स्थिति विज्ञान में क्या होता है ना कि इसके अंतर्गत जो होता है विरामावस्था में वस्तुओं के ऊपर जो बलों का प्रभाव होता है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। अब आइए हम गति विज्ञान की चर्चा कर लेते हैं। तो गति विज्ञान यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं उसे डायनेमिक्स। तो इसके अंतर्गत बलों के प्रभाव में गतिमान वस्तुओं के अध्ययन किया जाता है, यानी कि सिर्फ गतिमान वस्तुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है बलों के प्रभाव में, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पर हम शुद्ध गति विज्ञान की बात कर लेते हैं। शुद्ध गति विज्ञान यानी कि काइनामेटिक्स। तो यहाँ पर शुद्ध गति विज्ञान जो है इसके अंतर्गत वस्तुओं की केवल गति के विषय में ही अध्ययन किया जाता है। हालांकि यह गति बल के प्रभाव में उत्पन्न होती है। कोई भी वस्तु होती है तो उसके गति के बारे में अध्ययन तो किया जाएगा, लेकिन क्या होता है वो किसी भी बल लगाएंगे तभी तो वो गति करेगी यार। लेकिन वो क्या होता है, बलों के प्रभाव में अध्ययन किया जाता है। बलों के प्रभाव, गति के बलों के प्रभाव से जो उत्पन्न होती है, ठीक है ना, और बलों के प्रभाव में से उत्पन्न होती है और उसी के बलों के प्रभाव में अध्ययन किया जाता है। फिर भी बल या सहंति यानी कि मास पर विचार नहीं किया जाता है। गति में जो होती है इसमें शुद्ध गति विज्ञान में, काइनेमेटिक्स में मास पर विचार नहीं किया जाता। अब आइए हम बल गति विज्ञान की चर्चा कर लेते हैं। बल गति विज्ञान क्या होता है, इसके अंतर्गत गति के साथ साथ बल या संहति, ठीक है ना, बल तथा संहति पर भी विचार किया जाता है, ठीक है। चलिए, अब यांत्रिकी की भी अन्य शाखाएं होती हैं। यांत्रिकी की अन्य भी शाखाएं होती है। तो इसके जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो देखिए यहाँ पर वस्तु के पदार्थ तथा बलों के प्रकार पर
निर्भर करते हुए यांत्रिकी की निम्न शाखाएं, यानी कि यहाँ पर आपको प्रदर्शित की गई है यांत्रिकी की शाखाएं। फर्स्ट में क्या दे रखा है भैया, द्रव स्थिति विज्ञान जो हाइड्रोस्टैटिक्स होता है, और सेकेंड होता है द्रव गति विज्ञान यानी कि हाइड्रोडायनामिक्स, ठीक है, और थर्ड है गैस गति विज्ञान यानी कि गैस डायनामिक्स, और वायु गति विज्ञान फोर्थ है एरोडायनामिक्स, और फिफ्थ है ऊष्मागतिकी यानी कि थर्मोडायनेमिक्स, और सिक्स जो है आपका अनुप्रयुक्त यांत्रिकी यानी कि अप्लाइड मैकेनिक्स। तो हमने इसमें विशेष तौर से सिंपल भाषा में इसके बारे में हमने पढ़ लिया और डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब आइए द्रव स्थिति विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं। द्रव स्थिति विज्ञान में हम जो पढ़ते हैं, द्रव गति विज्ञान के अंतर्गत जो पढ़ते हैं द्रव पदार्थों के बल, ठीक है ना, बलों या उन पर बलों के प्रभाव का अध्ययन, ठीक है, क्रमशः ग्राम और गतिमान अवस्था में किया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार अगर गैस तथा वायु गति विज्ञान में के अंतर्गत क्रमशः गैस तथा वायु के बलों का गतिमान अवस्था में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। ऊष्मागतिकी के अंतर्गत ऊष्मा के कारण जो उत्पन्न बलों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। अब आइए हम अनुप्रयुक्त यांत्रिकी किसे कहते हैं, अप्लाइड मैकेनिक्स किसे कहते हैं। तो इंजीनियरिंग से संबंधित यह यांत्रिकी की एक महत्वपूर्ण शाखा है, ठीक है ना। इंजीनियरों के से संबंधित ये यांत्रिकी की एक महत्वपूर्ण शाखा है। इसमें इंजीनियरिंग के अंतर्गत विभिन्न वस्तुओं जैसे मशीनों के पुर्जे, यंत्र विन्यासों तथा ढांचों, ठीक है ना, और अनेक अवयवों के निर्माण के संबंधित यांत्रिक समस्याओं को हल किया जाता है, ठीक है। किसी भी मशीन का पार्ट बनाना हो, ठीक है, उसके अवयव बनाना हो, उसके स्ट्रक्चर बनाना हो, तो उसके जो से संबंधित जो भी समस्याएं उत्पन्न होती है उसका जो सॉल्यूशन किया जाता है, ये वो जो आता है आपको अप्लाइड मैकेनिक्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब यांत्रिकी की उपयोगिता हम देख लेते हैं, यूटिलिटी ऑफ मैकेनिक्स, ठीक है। तो यांत्रिकी इंजीनियरों का एक अभिन्न अंग है। आप समझ गए होंगे कि अप्लाइड मैकेनिक्स जो है इंजीनियरों का एक अभिन्न अंग है। अप्लाइड मैकेनिक्स के चलते ही सारी मशीनें बनाते हैं और उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसका ज्ञान का उपयोग वस्तु के निर्माण, क्रिया तथा परीक्षण में होता है। मैंने अभी बताया कि क्या होता है, इसी के चलते सारी मशीनें बनाई जाती है, इसी पे आधारित अप्लाइड मैकेनिक्स का यूज करते हुए, ठीक है। चलिए, मशीन या यंत्र विन्यास के किसी पुर्जे, ढांचे या उसके अवयव के निर्माण के लिए सर्वप्रथम, ठीक है ना, उस अंग पर लगने वाले बलों को ज्ञात करते हैं, ठीक है। फिर उनके प्रभाव आदि पर विचार करके अंग का साइज तथा उसके पदार्थ निश्चित किए जाते हैं। इसके लिए यांत्रिकी के मूल सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम आवश्यक परिभाषाएं के बारे में हम बात कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। तो पदार्थ क्या होता है? कोई पूछेगा कि मैटर क्या है? मैटर वह जो है, पदार्थ वह है जो हमारी ज्ञानेंद्रियों पर कुछ प्रभाव डाल सके और कुछ स्थान घेरे, ठीक है। पदार्थ वह है जो हमारे ज्ञानेंद्रियों पर कुछ प्रभाव डाल सके और कुछ स्थान घेर सके। इस प्रकार पदार्थ की उपस्थिति का ज्ञान देखने, सूंघने तथा सुनने आदि से होता है। पदार्थ के 3 प्रमुख स्थिति होती है जिन्हें पदार्थ का अवस्थाएं कहते हैं। फर्स्ट में आप समझ रहे होंगे ठोस अवस्थाएं, सॉलिड स्टेट, सेकंड है लिक्विड स्टेट यानी कि द्रव अवस्थाएं, और थर्ड है गैस स्टेट या फिर गैस स्टेट, ठीक है। और एक आता है वाष्प, वेपर्स जो होता है, वाष्प जो होता है, वेपर जो होता है, वो भी गैसों में ही सम्मिलित किया जाता है। अब आइए हम पिंड या वस्तु की बात कर लेते हैं। पिंड या वस्तु यानी कि बॉडी किसे कहते हैं? व्हाट इज बॉडी? व्हाट इज नो अबाउट द बॉडी?
डू यू नो अबाउट दिस? देन आई विल टॉक अबाउट द बॉडी। तो बॉडी होती क्या है? यह किसी पदार्थ का एक भाग है। यह किसी पदार्थ का एक भाग है जो निश्चित स्थान घेरता है। जो क्या होता है? निश्चित स्थान घेरता है तथा जिसकी सहती यानी कि मास और आयतन भी क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। ठीक है, अर्थात वस्तु पदार्थ का भाग है जो सभी दिशाओं में सीमित रहता है। समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करेंगे दृढ़ पिंड या वस्तु। दृढ़ पिंड या वस्तु, रिगिड बॉडी या क्या कहेंगे? रिगिड बॉडी कहेंगे। ठीक है ना। तो दृढ़ पिंड यानी कि रिगिड बॉडी के बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, तो यह वह पिंड है, क्या बोलेंगे कि यह वह पिंड है जिस पर किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी बल लगाने पर उसकी आकार तथा आकृति यानी कि विरूपण उसका चेंज ना हो। समझ में आ गया होगा। इसकी आकार अथवा आकृति नहीं बदले, लेकिन ऐसा पदार्थ रिगिड बॉडी इस ब्रह्मांड में संभव नहीं है। ठीक है, तो तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अर्थात दृढ़ पिंड का अत्यधिक बल लगाने पर भी विरूपण यानी कि क्या होता है? डिफॉर्मेशन नहीं होता। मैंने आपको बताया। चलिए, वास्तव में सिद्धांत रूप से कोई भी दृढ़ पिंड जो होता है संभव नहीं है। ठीक है, परंतु इंजीनियरिंग प्रयोग में बल लगाने पर जिस पिंड के आकार में बहुत कम डिफॉर्मेशन यानी कि नगण्य परिवर्तन होता है, ठीक है ना, इस परिवर्तन में बलों के प्रभाव, ठीक है ना, पर अत्यधिक अंतर नहीं पड़ता। समझ में आ गया होगा। चलिए, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम दृढ़ पिंड यानी कि रिगिड बॉडी हम मानते हैं। इस प्रकार बीम हो गया, ठीक है, जो कि क्या होता है? अपने घरों में आप देख रहे होंगे कि जहाँ दूर दूर दीवारें होती है एक दूसरे से, तो उसके बीच में बीम लगा दिया जाता है, क्योंकि वो उस पे जो छत होता है उसका वो अड़ा रहता है। समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो या फिर स्तंभ हो गया, कॉलम हो गया, या फिर आधार हो गया, गियर हो गया तथा पहिया आदि जो होते हैं वो रिगिड बॉडी होते हैं। अब चलिए हम पार्टिकल के बारे में बात कर लेते हैं। पार्टिकल होता क्या है? यानी कि कण। ठीक है, तो यह पदार्थ का ऐसा भाग होता है, ऐसा भाग या अंश है, ठीक है, जिसका आकार बहुत छोटा होता है। यह पदार्थ का ऐसा छोटा भाग या अंश है जिसका आकार जो होता है छोटा होता है और इसकी कोई माप नहीं होती, परंतु इसमें मास तथा भार होते हैं। परंतु इसमें क्या होते हैं? मास तथा भार होते हैं। इसकी कोई मेजरमेंट, माप नहीं होती। कोण को एक बिंदु द्वारा इंडिकेट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और किसी समय इसकी स्थिति नियामकों यानी कि कोऑर्डिनेटों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम गति तथा विराम अवस्था की बात कर लेते हैं, यानी कि स्टेट ऑफ मोशन एंड रेस्ट। यानी कि किसी भी वस्तु की दो अवस्थाएं होती हैं, या तो वो रुकी रहती है या तो वो गतिमान रहती है। ठीक है, या तो वो रुकी रहती है या तो वो गतिमान रहती है। यदि हम किसी रुकी हुई वस्तु पर कोई बाह्य बल लगा दे तो वो वस्तु क्या होती जाती है? गतिमान हो जाती है। ठीक है, ये जो दोनों ही होते हैं सापेक्ष पद हैं। जब कोई वस्तु किसी दूसरी मानी हुई वस्तु के सापेक्ष अपनी स्थिति समय के साथ बदलती है, ठीक है ना, तो स्थिति बदलने वाली वस्तु की अवस्था जो होती है वो गतिमान अवस्था कहलाती है, मोशन स्टेट कहलाती है, अर्थात वस्तु चल रही है। ठीक है, इसके विपरीत जब कोई वस्तु किसी मानक वस्तु के सापेक्ष अपनी स्थिति नहीं बदलती है तो इस अवस्था को स्थिर या विराम अवस्था कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि रेस्ट। समझ में आ गया होगा। ठीक है, उदाहरण में जो ले लेते हैं, जब दो वस्तुएं समान गति से एक ही दिशा में चल रही है तो एक दूसरे के सापेक्ष वे स्थिर अवस्था में कहलाएंगे। जब दो वस्तुएं, मान लो दो ट्रेनें अगर समान गति से चल रही है तो वो जो एक दूसरे के जो सापेक्ष
जो होगी ना तो स्थिर कहलाएगी। जैसे आप बस में बैठे हुए हैं किसी बस में, और एक दूसरी बस भी आपके पैरेलल चल रही है, और दोनों बसों की जो वेलोसिटी है यानी कि वेग है वो सेम है, तो आपको लग रहा होगा कि अगर आप दूसरे बस में बैठे हुए व्यक्तियों को देखेंगे तो आपको लग रहा होगा कि वो स्थिर ही है। ठीक है, वो क्या है, स्थिर है। तो यही मैं बात आपको समझाना चाहता हूँ। चलिए अब गति पथ की बात कर लेते हैं, यानी कि पाथ ऑफ मोशन। समझ में आ गया होगा। यानी कि यदि किसी गतिमान कण की उत्तरोत्तर स्थितियों को मिलाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त रेखा, यदि किसी गतिमान कणों की उत्तरोत्तर स्थितियों को मिलाया जाए तो इस प्रकार की प्राप्त रेखा कण का गतिपथ या केवल पथ कहलाता है। यानी कि इसकी जो है फर्स्ट, मान लीजिए यहाँ से चली वस्तु, यहाँ से चली आपकी, और चलते चलते ऐसे ऐसे चल दी, ऐसे ऐसे चल दी। अभी एंड पॉइंट इसका ये है, अगर इसको मान लो कि ये यहाँ पर से चली और यहाँ पर जा कर के रुक गई, तो इसके जो एंड पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट को मिलाते हैं तो ये जो होता है गतिपथ कहलाता है। चलिए अब गति के प्रकार, काइंड्स ऑफ मोशन, यानी कि टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में बात कर लेते हैं। यानी कि गतिपथ के आधार पर, ठीक है, गतिपथ के आधार पर किसी कण की निम्न 3 प्रकार की गति हो सकती है। क्या हो सकती है भैया? या तो वो सरल रेखा गति कर सकती है, या तो वो वक्राकार गति कर सकती है। यानी कि सरल रेखा यानी कि क्या होता है, रेक्टिलिनियर मोशन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। एक होता है वक्रिक गति, सेकंड में वक्रिक गति या तो कर सकता है यानी कि कर्विलिनियर मोशन। थर्ड में कर सकता है या तो वो घूर्णन गति कर सकता है या क्या रोटेशनल मोशन कर सकता है। तो ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो अब हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डू यू नो अबाउट द डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? विस्थापन, हिंदी में इसको बोलते हैं विस्थापन। तो अगर हम किसी गतिमान कण के आरंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के मध्य की सीधी लंबाई जो होती है विस्थापन कहलाती है। या फिर वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मान लीजिए कोई वस्तु चली, यहाँ से चली, विस्थापन की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से चली और इस तरह चली, ऐसे चली, फिर ऐसे चली, और इसका एंड पॉइंट ये है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा, यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, तो हम यहाँ से अगर स्ट्रेट लाइन खींच दे तो यही तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो ये जो होगा आपका, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट, और ये जो होगा आपका गतिपथ होगा। ठीक है, ये जो है आपका गतिपथ यानी कि मोशन पाथ होगा आपका, मोशन पाथ। ये आपको सारी बातें समझ में आई कि नहीं? चलिए, विस्थापन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जहाँ तक मैं आशा कर रहा हूँ। चलिए अब मैं दूरी की यानी कि डिस्टेंस की बातें कर लेता हूँ। किसी गतिमान कण द्वारा चली गई कुल लंबाई, किसी भी गतिमान कण द्वारा चली गई कुल लंबाई जो होती है वो डिस्टेंस कहलाती है। देखिए यहाँ से वस्तु हमारी जो मान लीजिए चली, यहाँ से बॉडी चली और इस तरह चलते चलते इस तरह चली और यहाँ पर जा कर के रुक गई। तो ये जो हुआ आपका, ये जो हुआ आपका डिस्टेंस हुआ, समझ में आ गया होगा। और ये जो हुआ आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। चलिए अब मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ, या फिर मैं ऐसे ही मैं आपको बता दे रहा हूँ कि गतिपथ अगर कैसे हो तो उसका विस्थापन क्या होगा और दूरी क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात कर ले, वस्तु अगर ऐसे चली, जैसे बॉडी ऐसे चली, ऐसे चली, ऐसे चली, ठीक है, और यहाँ पर आकर के रुक गई, पॉइंट ए से शुरू करी, बी पर पहुँची, सी पर पहुँची और डी पर पहुँची, यहाँ पर रुक गई। तो इसमें डिस्टेंस क्या होगी? मान लीजिए इसकी लेंथ एल है, ये भी एल है, ये भी एल है। ठीक है, तो इसकी जो डिस्टेंस जो होगी, ये
कहाँ से कहाँ तक चली, ए से डी तक, तो टोटल को जोड़ लेंगे तो वो हो जाएगी आपकी डिस्टेंस। कितनी दूरी तय करी, तो एल प्लस एल, यानी कि 3L दूरी तय करी। और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो हमने क्या बोला था कि जो फर्स्ट पॉइंट है जहाँ से शुरू करी है बॉडी चलनी, और अंत पॉइंट है यानी कि एंड पॉइंट, इन दोनों के बीच शार्टेस्ट डिस्टेंस देखा जाए तो शार्टेस्ट डिस्टेंस इसमें क्या है, शार्टेस्ट डिस्टेंस जो है यहाँ पर ये है, ये जो है आपका, ये हो गया आपका शार्टेस्ट डिस्टेंस। तो इसे हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये होता है, ये है रेक्टिलिनियर मोशन, कोई बॉडी रेक्टिलिनियर मोशन कर रही है। अब आइए हम वक्राकार गति की बात कर लेते हैं, कर्विलिनियर मोशन की बात कर लेते हैं। तो कर्विलिनियर मोशन कैसे कर्विलिनियर मोशन करता है, ठीक है, चलिए। तो कर्विलिनियर मोशन में ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पर है और ऐसे ऐसे कर्विलिनियर गति करिए, ठीक है, यानी कि एक अर्धवृत्ताकार में गति करी, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। यहाँ पर अपनी बॉडी हुई और यहाँ से चलना प्रारंभ करी और यहाँ सी पर आकर के रुक गई, ठीक है। तो इसकी अगर हम देखें, इसका जो है रेडियस आर है, तो इसका देखें तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और इसकी डिस्टेंस क्या होगी, ये इसने कितनी दूरी तय करी। तो दूरी तय करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ये वाली डिस्टेंस हम ऐसे ऐसे ही तो चल रही है यार, तो ये वाली डिस्टेंस हम पता करेंगे। तो ये वाली डिस्टेंस क्या होता है, तो हम जानते हैं कि वृत्त, जो पूर्ण वृत्त का जो होता है परिधि का मतलब क्या होता है, ऐसे अगर पूर्ण वृत्त हो गया तो इसका परिधि मतलब ये जितना भी ये पथ है ना बाहर का, कितना डिस्टेंस है, उसे हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं, सरकमफ्रेंस कहते हैं। तो इसका परिधि जो होता है, पूर्ण वृत्ति का परिधि जो होता है, ये कितना होता है, ये जो होता है आपका 2πr, यानी कि पूरा जो होता है 2πr। अगर हम यहाँ से आधा काट दे तो ये जो होगा आपका πr, यानी कि ये जो डिस्टेंस हुई आपकी πr हो गई। समझ में आ गया। चलिए, अगर हम इसका डिस्प्लेसमेंट ज्ञात करें तो हमने क्या बोला था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वही खोजना है अपने आप को, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में क्या है, ये यहाँ से हमने लाइन खींची यहाँ तक, तो ये जो होगा आपका डायमीटर हो गया, तो यही तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गई। तो r प्लस आर, तो डिस्प्लेसमेंट जो हो गया आपका 2r हो गया। समझ में आया। और यहाँ पर डिस्टेंस जो हो गया आपका क्या हुआ, πr हो गया। समझ में आया कि नहीं, इतना समझ में आ गया तो और भी चीज़ें समझ में आपको आ जाएगी। तो ये दो चीज़ों को हमने बारे में पढ़ा। अभी हम एक रोटेटरी मोशन यानी कि घूर्णन गति के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो घूर्णन गति के बारे में अगर पढ़ने के लिए मैं आपको ये मिटाता हूँ और घूर्णन गति समझाता हूँ कि घूर्णन गति कोई भी जो बॉडी होती है वो घूर्णन गति कैसे करती है। यहाँ पर हम अगर बात करें तो ये हो गया आपका सेंटर और इसके चारों तरफ एक घूर्णन कर रही है, ये हो गया आपका रोटेटरी मोशन, ठीक है। इसका आरंभिक बिंदु जो है ये है, इसकी रेडियस r है और इसकी जो ऐसे गति कर रही है, टिटिक 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 कटक कटक टिंग 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 टिंग, तो ये जो होता है ऐसे गति कर रही है, ऐसे क्लॉकवाइज। समझ में आ गया होगा। इसका जो आरंभ बिंदु है, इनिशियल पॉइंट जो है, इनिशियल पॉइंट ए है और एंड पॉइंट आल्सो विल बी एल, ए एंड पॉइंट इज इक्वल टू ए। That means that initial point is A and end point is A. Then I will find the displacement of this body and distance covered by body. What is distance and displacement this body? So then I will find the distance covered by body. तो distance, what is distance, मतलब distance कितना होगा, तो डिस्टेंस जो होगा
डिस्टेंस जो होगा यहाँ से चली और यहीं पर आकर के रुक गई, तो ये एक क्या हुआ, सर्कुलर पाथ हुआ, वृत्तीय गति हुई। तो एक क्या होगा, इसकी जो सरकमफ्रेंस की दूरी जो होगी वही डिस्टेंस हो जाएगी। तो इसकी डिस्टेंस जो हो गई, मैंने अभी आपको बताया था कि 2πr होता है। ये इतना समझ में आया कि नहीं? चलिए अब यहाँ पर हम एंड पॉइंट यानी कि डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। नाउ हाउ टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हम कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पे? तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने बताया था कि वो शार्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है ना, जो इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में वो वही जो शार्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये ए से चला और ए पर ही आके रुक गया, यानी कि शार्टेस्ट जो डिस्टेंस हुई वो तो वहीं पर आके रुक गई। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, बताओ बच्चों, डिस्प्लेसमेंट जो हो गया आपका 0। डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, समझ में आ गया, लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 बट डिस्टेंस इज नॉट 0। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। दैट्स मीन्स डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 एंड डिस्टेंस कैन नॉट बी 0। यानी कि अगर ये यहाँ से एक बॉडी चली, ये है यहाँ से बॉडी ऐसे चली, ठीक है, और फिर इसी रास्ते पर यहाँ तक आई, ठीक है, यहाँ पर बी तक चली और फिर इसी रास्ते पर यहाँ तक आई। तो इसी रास्ते पर तो मैं बना नहीं सकता, तो मैं यहाँ से बना दे रहा हूँ। ऐसे यहाँ पर आ गई, फिर यहाँ से ये वस्तु चली, ये बॉडी चली और फिर ऐसे चली, फिर यहाँ से ऐसे आ गई यहाँ पे पॉइंट ए पे, फिर यानी कि पॉइंट ए पर आ गई। ये आपका पॉइंट बी है, मतलब इसी पे चल रही है, ठीक है। इस पर तो बन नहीं सकता, तो ऐसे मैं नहीं बना रहा हूँ। तो अगर इसकी डिस्टेंस देखी जाए तो अगर इसकी लेंथ जो है एल है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी एल है, तो कितनी डिस्टेंस तय करी? तो इसके लिए अगर हम डिस्टेंस तय बताएंगे तो ये जो होगा आपका डिस्टेंस जो होगा आपका एल प्लस एल, 2l प्लस एल, 3l प्लस एल, 4l, यानी कि जो डिस्टेंस होगा आपका 4l हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा यहीं से चली और फिर पॉइंट ए पर ही आके रुक गई। तो डिस्प्लेसमेंट जो वो होता है इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच की शार्टेस्ट डिस्टेंस। तो यहीं से चली और यहीं पर रुक गई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0 हो गया। डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको मैंने जो बताया था कि डिस्टेंस कैन नॉट बी 0 बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। डिस्प्लेसमेंट जो होता है 0 हो सकता है बट डिस्टेंस कैन नॉट बी 0। समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम द्रव्यमान की बात कर लेते हैं। मास, व्हाट इज मास, ठीक है। तो किसी वस्तु में जितना पदार्थ होता है, यानी कि मैटर होता है, वह उसका द्रव्यमान कहलाता है। समझ में आ गया होगा। तो द्रव्यमान को संहति यानी कि मास भी कहते हैं। द्रव्यमान की अनुपस्थिति में किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर समान बना रहता है। द्रव्यमान जो होता है एक अदिश राशि है। ठीक है। द्रव्यमान का अगर हम एसआई मात्रक की बात कर ले, तो द्रव्यमान का अगर हम एसआई मात्रक की बात कर ले, मास, एसआई यूनिट, ठीक है, एसआई यूनिट की बात कर ले तो जो होता है इसका किलोग्राम होता है। द्रव्यमान की एसआई यूनिट किलोग्राम, ठीक है, यानी कि केजी होता है। ये सारी बातें आप समझ गए होंगे। 1 केजी में जो होता है 10⁻³ किलोग्राम, 1 केजी में 10⁻³ ग्राम
और मिलीग्राम की बात कर ले तो 10⁶ मिलीग्राम। इतनी बातें समझ में आई। चलिए इसी पर मैं बात कर लेता हूँ किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम कैसे चेंज करेंगे, इसके बारे में ये आया तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्या होता है। पहले किलोग्राम, किग्रा लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ठीक है, ग्राम, तो ग्राम के बाद डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। ठीक है, ये ही होता है 6 पद, 6 पॉइंट होता है। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए और मैं इसे बताऊंगा कैसे सॉल्व होगा। अगर हम किलोग्राम से ग्राम में बदले तो यहाँ पर हम देखिए, मान लीजिए यहाँ पर 1 किलोग्राम है, अगर हम इसे ग्राम में बदलना है तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। जैसे हमने इसके सामने 1 लिखा, और ग्राम में बदलना है तो इसके आगे, किलोग्राम के आगे कितने पॉइंट है, कितने खाने हैं जो ग्राम तक पहुँचाता है, तो 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, तो इसके आगे हम क्या करेंगे, 3 जीरो बढ़ा देंगे, यानी कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। अगर यही हम बात करें 1 किलोग्राम बराबर कितने मिलीग्राम, तो कितना खाना, किलोग्राम के आगे कितना खाना आगे बढ़ रहा है, तो हम किलोग्राम के आगे कितने खाना, 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, 5 खाना, 6 खाना, तो क्या है ना कि 6 जीरो यहाँ पर बढ़ जाएगा, 1 2 3 4 5 6। इतना समझ में आया, 6 जीरो बढ़ जाएगा, यानी कि 10⁶ मिलीग्राम। इसी तरह अगर हम बात कर लें किलोग्राम हो गया, अगर यहीं पर हो गया किलोमीटर, तो बस यहाँ पर ग्राम हटा के मीटर कर देना है। हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। अगर हम नीचे से ऊपर जाते हैं, ऊपर से नीचे आएंगे तो हमें 10 के खाने के अनुसार, हम 10 इंटू खाने के अनुसार मल्टीप्लाइड करेंगे। ठीक है, अगर हम ऊपर से नीचे से ऊपर जाते हैं तो 1/10 इंटू खाने के अनुसार हम मल्टीप्लाइड करेंगे। समझ आएंगे, यानी कि जितने खाने होंगे उतने जीरो 1 के आगे बढ़ जाएंगे और मल्टीप्लाइड हो जाएंगे। ठीक है, डिवाइड हो जाएंगे नीचे से ऊपर। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि 1 मिलीग्राम में कितने किलोग्राम होगा, तो अगर 1 मिलीग्राम तो 1 लिख दो ऊपर, और अपान में मिलीग्राम के आगे कितने खाने हैं जो किलोग्राम के आसपास, किलोग्राम के पास में ले जाता है, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 1 लिखो और 6 जीरो बढ़ा दो, 2 4 6। ये समझ में आया, यानी कि जो 1 मिलीग्राम इजकल टू इतना किलोग्राम, इसको लिख सकते हो 10⁻⁻6 किलोग्राम। इतना समझ में आया। चलिए, तो आप समझ गए होंगे कि आपको चेंज कैसे करना है, ये सारी बातें आप इसके अनुसार समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं भार, यानी कि वेट। व्हाट इज वेट? तो वेट की बात करते हैं। तो पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर जिस बल से आकर्षित करती है, पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर जिस बल से आकर्षित करती है उसे हम क्या कहते हैं, जिस बल से जो आकर्षित करती है वह वस्तु का जो होता है भार कहलाता है। ठीक है ना, जो भार एक होती है वो सदिश राशि है। ठीक है, एक होता है जी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण उसमें लग जाता है। ठीक है ना, जो W होता है वो mg के बराबर हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम W जो भार होता है mg, ठीक है, ये हो गया मास, और ये होता है इनटू ग्रेविटी एक्सेलरेशन। ठीक है, यानी कि भार इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ पर हम वेट लिख सकते हैं। ठीक है, तो जिस कोई भी वस्तु को जो होता है पृथ्वी अपने अंदर खींचती है, किसके कारण? ग्रेविटी के कारण। ठीक है ना, और जी का जो वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ये स्लेट की तरह कार्य करता है, जो पृथ्वी की तरह किसी भी वस्तु को नीचे की तरफ खींचता है। मान लीजिए कोई गेंद को हम अगर ऊपर फेंकते हैं तो बस गेंद क्या होता है, कुछ दूरी तक जा करके और फिर वो अपनी दिशा परिवर्तन कर देती है और फिर नीचे चला आता है। अगर पृथ्वी में ग्रेविटी नहीं होती तो किसी गेंद को फेंकने पर वो क्या होता, ऊपर ही चला जाता। ठीक है, तो पृथ्वी क्या होती है, ग्रेविटी के कारण वो अपनी तरफ खींचती है। इसे हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। जी का वैल्यू हमने बता दिया। और जो वेट का जो ये होता है एसआई यूनिट होता है, वेट का एसआई यूनिट की बात करें तो ये होता है न्यूटन। समझ में आ गया होगा, न्यूटन। एसआई यूनिट की बात करें ये होता है न्यूटन। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे वेग यानी कि वेलोसिटी। वेलोसिटी होता क्या है, ठीक है, तो किसी कण के विस्थापन परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। कण की विस्थापन परिवर्तन की दर को हम वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो विस्थापन को किससे इंडिकेट करते हैं, ds। ठीक है, तो भी वेलोसिटी जो को इंडिकेट करते हैं, भी वेलोसिटी इक्वल टू ds और विस्थापन परिवर्तन की दर यानी कि टाइम के प्रति ds/dt। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, v dt इज इक्वल टू ds। ठीक है, यहाँ पर हम कर लेंगे ds इक्वल टू v dt। इसको दोनों तरफ इंटीग्रेशन डाल दो, समझ में आ गया हो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन डाल दो। मान लीजिए कोई दे दिया, v का वैल्यू दे दिया हो, v इक्वल टू 1/2 t² 1/2 t² प्लस 3t। ठीक है, ये इतना दे दिया हो और t इक्वल टू 0 से लेकर के 3 सेकेंड तक विस्थापन ज्ञात करें। क्वेश्चन में बोल रहा ऐसा बोल दिया हो कि t इक्वल टू 0 से 3 सेकेंड तक विस्थापन ज्ञात करें, तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर ds तो विस्थापन ds ही है, तो यहाँ पर हम 0 से लेकर के हम यहाँ पर लिखेंगे ds को क्या इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा s, और यहाँ पर लिखेंगे v dt, तो v का वैल्यू क्या है 1/2 t² प्लस 3t, और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे और t का जो वैल्यू है 3t है ना, और यहाँ पर dt, और dt है तो इसका मतलब लिमिट जो लगेगा समय का ही लगेगा, तो t इक्वल टू 0 से लेकर के t इक्वल टू 3 तक। समझ में आ गया होगा, तो t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 3 तक लगेगा। इसका हम इंटीग्रेशन कर लेंगे, t² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t³/3, तो क्या हो जाएगा t³/6 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 3t²/2 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, और इसका लिमिट लगाएंगे 0 से लेकर के 3 तक। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करें तो t के जगह पे 3 पहले अपर लिमिट माइनस करके लोअर लिमिट डालते हैं, तो t के जगह पे 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 27/6, और प्लस क्या हो जाएगा 3t के जगह पे 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 27/2, और माइनस करके लोअर लिमिट भरते हैं तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 है तो हम नहीं लिखेंगे, तो ये दोनों को जोड़ लेंगे तो आपका जो आएगा ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो क्वेश्चन में ऐसे ही पूछता है, सिंपल क्वेश्चन है जी, बहुत सिंपल है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताऊंगा चाल यानी कि वेलोसिटी, चाल यानी कि स्पीड, सॉरी स्पीड के बारे में हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज स्पीड, स्पीड क्या होती है। मिनट नहीं रहा है तो स्पीड के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो स्पीड जो होता है किसी कण के दूरी परिवर्तन की दर को, किसी कण के दूरी परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं, यानी कि स्पीड कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। ठीक है, यह एक अदिश राशि है जिसका एसआई यूनिट जो होता है मीटर पर सेकंड होता है। एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। स्पीड यानी कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये बातें आप समझ गए होंगे कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, अगर डिस्टेंस की अगर एसआई यूनिट की बात करें तो इसकी मात्रक की बात करें तो डिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, और टाइम की मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका मात्रक जो होता है मीटर पर सेकेंड, यही हमने बात करा। ठीक है, और अंत में मैं आपको बीमा
समझ, डायमेंशन कैसे निकाला जाता है, कितनी आसानी से निकाला जाता है, मैं वो बताऊंगा दूसरे लेक्चर में। और ये दूसरे लेक्चर में आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। चलिए अब त्वरण की एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है, व्हाट इज एक्सेलरेशन। तो किसी कण की वेग वृद्धि की दर को, किसी कण की वेग वृद्धि की दर को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए तो एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है a इजकल टू वी माइनस यू बाई टी, इसको हम लिख सकते हैं a इजकल टू डी वी बाई डी टी। ठीक है, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे a डी टी इजकल टू डी वी, यानी कि डी वी जो होगा a डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेशन डाल दे तो ये इसी टाइप का बन गया। इसी तरह से क्वेश्चन पूछ देगा, ए का वैल्यू दे देगा इस टाइप से, ए इजकल टू इतना होगा, तो आप बताइए कि आपकी वेलोसिटी क्या है। तो इसी तरह से आप सॉल्व करेंगे, समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं इसका एसआई यूनिट के बारे में हम बात कर लेते हैं। एसआई यूनिट जो होता है, एक्सेलरेशन की जो एसआई यूनिट जो होती है, ठीक है, एक्सेलरेशन की बात कर ले तो एसआई यूनिट जो होती है मीटर, यानी कि वेग का, यहाँ पर देख रहे हैं v बाई टी लिख सकते हैं, डी वी बाई टी डी टी, यानी कि v का जो होता है मीटर पर सेकेंड, ये समझ में आया, मीटर पर सेकेंड, यानी कि यही तो वही तो v है ना, स्पीड ही तो है, मीटर पर सेकेंड, अपान में डी टी यानी कि इसका भी है सेकेंड। ठीक है, तो e का जो वैल्यू हो गया आपका मात्रक हो गया मीटर, और ये सेकेंड भी नीचे चला जाएगा, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जो होगा आपका मात्रक हो गया। समझ में आ गया होगा। चलिए तो रेखीय संवेग के बारे में अब बात कर लेते हैं। तो रेखीय संवेग किसी गतिमान पिंड के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, रेखीय संवेग कहते हैं। इसको हम रेखीय संवेग को p से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ रेखीय संवेग, इसको हम p से इंडिकेट करते हैं, और इसके द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को हम रेखीय संवेग कहते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए इसकी मात्रक जो होगा किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड, m का होगा किलोग्राम और v का होगा मीटर और पर सेकेंड। कुछ नहीं करना है यार, मात्रक में कुछ नहीं करना है, फटाफट नोट कर लेना। ठीक है, चलिए कार्य की बात करें तो माना किसी पिंड पर F बल लगाकर अगर हम उसको इस विस्थापन कर दे, इस डिस्टेंस विस्थापित कर दे, तो जो होता है यदि पिंड का विस्थापन है कि इस हो, तो पिंड पर जो किया गया कार्य जो होता है उस पर लगे बल तथा उसके विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि क्या मैंने बोला, W इजकल टू बल, उस पर लगा बल और उसके विस्थापन S हो गया, तो W इजकल कार्य इजकल टू बल गुण टू विस्थापन। और यहाँ के एसआई यूनिट की बात कर ले तो बल का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और विस्थापन का होता है मीटर। तो कार्य जो होता है न्यूटन इंटू मीटर, क्या होता है न्यूटन इंटू मीटर। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें न्यूटन इंटू मीटर हो गया, और इसको हम जूल भी बोलते हैं। समझ में आ गया होगा, जूल भी बोलते हैं। चलिए अब हम शक्ति की बात कर लेते हैं। शक्ति की बात कर लेते हैं तो शक्ति होती क्या है, कार्य करने की जो दर होती है उसे हम शक्ति कहते हैं। इसे हम P से इंडिकेट करते हैं, P यानी कि पावर, यानी कि शक्ति, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। P इजकल टू होता है W बाई टी। ये इतनी सारी बातें समझ में आएगी। तो इसका जो मात्रक होता है ये होता है वाट, और ये एक जो होती है अदिश राशि होती है। इसका मात्रक जो होता है वाट होता है। ठीक है, और ये जो होती है अदिश राशि। समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में बस इतना ही, और अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा मात्रक, एसआई यूनिट, मूल मात्रक क्या होते हैं, एसआई प्रणाली क्या होती है, विभिन्न मात्रक प्रणालियाँ बताऊंगा, डिफरेंट यूनिट सिस्टम। ठीक है, उसके बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे। इसके बाद में डायमेंशन निकालने आपको मैं सिखाऊंगा कि डायमेंशन कैसे निकाला जाता है।
ठीक है। तो फ्रेंड्स ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी होगी तो कृपया कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इसको अपने फ्रेंडों के साथ शेयर ज़रूर करें। अंत में मैं ये बताना चाहता हूँ, ठीक है, कि आप घर पर रहे, सुरक्षित रहे और आप पढ़ाई करें, ठीक है, ऑनलाइन सुविधा द्वारा। समझ में आ गया होगा? तो आप अच्छे से पढ़ाई करें ताकि आप अच्छा एक इंसान बन सके। क्या होता है यार, जो टॉप करता है कॉलेज में, क्या होता है, क्या होता है? वो भी तो हम लोग जैसा ही इंसान होता है। उसमें क्या खास बात है? उसके भी तो 2 कान होते हैं, 2 आँखें होती है, नाक होती है और वो मुंह होता है। क्या वो अलग जीव है क्या? तो नहीं है ना। तो आप क्या करेंगे? आप भी पढ़ेंगे, आप भी उसके जैसा, टॉपर जैसा आप भी बन सकते हैं अगर आप ध्यान से मन लगा कर पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।